Hello students, welcome to Chati Group of Education. We are studying Mathematics 2. And now as you see in front of you, there is a new lesson, that is applications of derivatives. Now let's understand what we are going to do in application of derivatives. हमने ना डेरिवेटिव्स का पूरा एक लेसन पढ़ा जिसमें हमने डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा कि फंक्शंस के अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं, हम डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव्स निकालने के लिए क्या रूल है। सपोज़ दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। दो फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते, एंड सो ऑन। दीज वर द थिंग्स विच वी वर डिस्कसिंग। नाउ फिर आगे हमारे सामने और अलग अलग फंक्शंस आए। अलग अलग फंक्शंस यानी जैसे हमारे सामने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आए। फिर अगर फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो हम लॉग ले रहे थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग दी थी इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर, हमने पैरामीट्रिक इक्वेशंस देखा। फिर हमारे सामने वैल्यू थी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, तो हमने सपोज एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया, तीन बार डिफरेंशिएट किया और ऐसे ही सब करते रहे तो हमें मिला nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी पढ़े। पर डेरिवेटिव्स अप्लाई करने के बाद इसको यूज़ कहाँ करना है और इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो नाउ let's start and begin with full energy with our very second lesson, that is applications of derivatives. Obviously जब हम application पढ़ रहे हैं मतलब हम derivatives को apply करने वाले हैं, तो जब तक derivatives पे हाथ की पकड़ नहीं रहेंगी, जब तक derivatives clarified नहीं रहेंगे, तब तक derivatives पे मतलब आपको एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा, applications में उल्टा पुल्टा होएगा। इसलिए बेटर है कि हम डेरिवेटिव्स को अच्छे से करें ताकि एप्लीकेशंस में गड़बड़ ना हो। गॉट इट? सो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द टर्म्स, दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, एंड देन विल सी टू इट कि हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट। हमने बहुत बार स्लोप निकाला हुआ है, हम बहुत बार स्लोप निकालते थे, एंड वी यूज अ जनरल फार्मूला दैट इज़ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर हमें स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स निकालना रहा तो। ये हम ऑलरेडी करते हैं, आप फिजिक्स में भी यही फार्मूला यूज़ करके आप स्लोप फाइंड करते थे। नाउ अब हम डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे टू फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन और वट एवर। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस फंक्शन है। किसका? x। रिप्रेजेंटिंग अ कर्व इन एक्स वाई प्लेन। क्या कर रहा है वो? एक कर्व को, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कर्व। रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल फिगर आ गया। एंड पी एक्स वन कामा वाई वन बी एनी पॉइंट, और पी एक्स वन वाई वन क्या है? कोई तो भी पॉइंट है कर्व पर, ठीक है। देन डी वाई बाई डी एक्स मतलब वो जो y था उसको हमने एक बार क्या करे? डिफ्रेंशिएट। आई होप यू नो कि हमने यहाँ बॉटम पे लिखा दैट इज एट एक्स वन वाई वन। देन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इज वॉट? इट इज एफ डैश ऑफ एक्स विच इज एट एक्स वन वाई वन. So dy by dx at x1 y1 equals to f dash of x at x1 y1 which will represent the slope. यानी जब भी आपको स्लोप फाइंड करना है, आपको y की वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x, फिर आप dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे और जो स्लोप जहाँ पे दिया है, यानी सपोज 1 2 दिया है तो x1 विल बी 1, y1 विल बी 2, दैट विल रिप्रेजेंट स्लोप, also called gradient of the tangent to the curve at p x1 y1.
इसी तरीके से स्लोप बोलेंगे, और स्लोप को ही आप क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट P x1, y1। क्लियर? ग्रेट। नेक्स्ट, द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हम जब भी वर्ड नॉर्मल यूज कर रहे हैं तो ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। आई होप यू नो व्हाट इज टेंजेंट नाउ। सो जो हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। हेंस द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट P विल बी नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। इसका क्या मतलब हुआ, सी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स निकाले, जब उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करने के बाद dy बाई डी एक्स मिला, x और y की वैल्यू दी रहेंगी वो हम वहाँ पे पुट करेंगे तो आपको स्लोप मिलेगा। सपोज स्लोप आया 2, तो ये स्लोप हुआ टेंजेंट का। अगर आपको नॉर्मल का चाहिए तो आप क्या करेंगे, सपोज 2 आया स्लोप तो आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल कितना होगा 2 का, 1/2, और उसके सामने माइनस साइन लगाएंगे, माइनस रहा तो प्लस लगाएंगे, वगैरह वगैरह। तो आपको समझ में आया, जब हम स्लोप निकालेंगे नॉर्मल का तो हम रेसिप्रोकल लेंगे और नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। Clarity? Now, let M and M dash be the slopes of tangent and normal respectively. हम लोग मोस्ट प्रोबेबली M को स्लोप ऑफ टेंजेंट और M डैश को स्लोप ऑफ नॉर्मल डिनोट करते हैं। आप समझिए, M क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो M डैश क्या रहेगा, उसका रेसिप्रोकल 1/dy बाई डी एक्स एट x1 y1 विथ नेगेटिव साइन। क्लियर? ओके। और हम बोल रहे डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू 0। So now equation of tangent at P x1 y1 is given by y minus y1 equals to m x minus x1. This was your slope का equation। और अब हम slope की वैल्यू क्या डालने वाले हैं, dy by dx at x1 y1। So normal, equation of normal at P x1 y1 is given by y minus y1 equals to m dash x minus x1. So what is m dash, minus 1/dy by dx at x1 y1। अगर हम कोई भी एक स्लोप निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल लेके नेगेटिव साइन लगा के हम काम कर देंगे, डबल डबल निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? नाउ चेक द नेक्स्ट टॉपिक, derivative as a rate measure. So one of the application was to find out the slope and another is rate measure. Now what is rate measure? हमें जैसे ही word rate आता है हमें clarity होती है कि rate यानी हम कुछ तो भी change हो रहा है, और जब हम change की बात करें तो there is a change, there is a small increment, और एक point से दूसरे point में change हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम rate की बात कर रहे हैं तो हम change की बात कर रहे हैं, और चेंज के लिए हम आगे काम करेंगे और डेफिनेशन रेडी करेंगे। चेक इट आउट विथ स्टेप बाय स्टेप हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। इफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज द गिवन फंक्शन, देन अ चेंज इन x फ्रॉम x1 to x2 is denoted by delta x equals to x2 minus x1। सपोज अगर आपके सामने y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोई तो भी फंक्शन है, तो जो चेंज रहेगा x में वो x1 से लेके क्या रहेगा, x2, जिसको आप डिनोट कैसे करेंगे, x2 माइनस x1 विच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा x, एंड करस्पॉन्डिंग चेंज इज इन y इज डिनोटेड बाय डेल्टा y। जब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो x का चेंज डेल्टा x से डिनोट होगा और y का चेंज डेल्टा y से डिनोट होगा। डेल्टा x होगा x2 माइनस x1, सो डेल्टा y विल बी f of x2 minus f of x1. The difference coefficient, see, delta y upon delta x, delta y की वैल्यू थी f of x2 minus f of x1,
डेल्टा एक्स की वैल्यू थी x2 माइनस x1, इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको आप क्या कहेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज। ओके, सो नाउ हम अभी समझ रहे कि जब हम रेट की बात कर रहे तो हम रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे। x का चेंज डिनोटेड बाय डेल्टा x विच इज x2 माइनस x1, y का चेंज विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा y which is f of x2 minus f of x1. So delta y by delta x will be f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1. और इसको आप क्या बोलेंगे? एवरेज रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x. Now also instantaneous rate of change is given by, जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करें, इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत, तुरंत जब चेंज की बात करें तो हमने यहाँ पे लिमिट लगा दिया। यहाँ डेल्टा एक्स है तो हमने यहाँ पे लिमिट ले ली डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ हम लिमिट लेंगे, यहाँ x2 माइनस x1 है तो लिमिट लेंगे x2 टेंड्स टू x1। समझ में आया? राइट साइड एज इट इज़। आपको याद आ रहा होगा ये लेफ्ट साइड हमने 11th में भी पढ़ा है। लेफ्ट साइड becomes Leibniz definition of derivative, and by Leibniz definition this left side will become dy by dx. So जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालेंगे ना, चेक द डिफरेंस, जब एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालेंगे ना तो लिमिट नहीं रहेंगी, लेकिन इंस्टेंटेनियस निकालेंगे ना तो लिमिट आ जाएंगी। लेफ्ट में डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है क्योंकि डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है, x2 माइनस x1 है तो x2 टेंड्स टू x1। इवन यू कैन राइट x2 माइनस x1 टेंड्स टू 0, तो माइनस x1 उधर जाएगा तो प्लस x1 हो जाएगा, तो इट इज़ वन एंड द सेम। डिनोमिनेटर की लिमिट टेंडिंग टू 0। गॉट इट? We recognize this limit as being the derivative of f of x at x equals to x1, that is f dash of x1. तो हम ये लिमिट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? एट x इक्वल्स टू x1 with f dash of x1. We know that one interpretation of the derivative f dash of a is the instantaneous rate of change of y equals to f of x with respect to when x equals to a. The other interpretation is f of x at f dash of a is the slope of tangent to y equals to f of x at a f of a. मतलब यहाँ पे समराइज करके बताया है कि ये लिमिट हम एट अगर x इक्वल्स टू x1 कर रहे हैं तो हम बताएंगे f डैश ऑफ x1। ये वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन जो इससे तुरंत पहले पढ़ा कि हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं और पॉइंट a और f ऑफ a यूज़ कर सकते हैं। कब? जब हम x इक्वल्स टू क्या लेंगे? a। ओके, ग्रेट। सो ये वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, एक बार और रिवाइज करा दूँ तो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर में एवरेज लिया। सबसे पहले डेल्टा एक्स x2 माइनस x1, डेल्टा y f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, उसका कोशेंट f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जो कोशेंट रहेगा वो एवरेज रेट ऑफ चेंज बनेगा और लिमिट लगाने के बाद वो बनेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। गॉट इट? ग्रेट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क। नाउ सी, सपोज हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में आ गई है, हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा है वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। गॉट इट? हम जब भी वेलोसिटी की बात करते तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब जैसे ही वर्ड रेट आया तो आप लगा दीजिए डी, क्योंकि हम टाइम की बात करें इसलिए मैंने डी बोला, एक्स नहीं बोला। समझ में आया? जैसे ही वर्ड रेट आया आप खुशी खुशी वहाँ पे डी लगा दीजिए, दैट इज़ वेलोसिटी। रेट बोला तो डी लगाओ। और अगर मैं एस को डिस्प्लेसमेंट ले रही हूँ
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, तो स्मॉल v विल बी ds/dt। समझ में आया? नाउ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी में हमने क्या लिया था? dv/dt, बराबर। लेकिन v की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या ली है? ds/dt। तो ddt ऑफ ds/dt विल बिकम d2s/dt स्क्वायर। ये हम सब सामने लिखा हुआ भी है और हम पढ़ने भी वाले हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वेलोसिटी जाने से पहले डिस्प्लेसमेंट में जाइए। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट रेट। डिस्प्लेसमेंट में जाइए कि हम स्मॉल डिस्प्लेस कर रहे कोई ऑब्जेक्ट को, कोई पार्टिकल को, और जब मैं वेलोसिटी बोल रही हूँ तो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड jerk is again a new concept which we will study ki how to take out that. Check this out, whatever I have said, x equals to f of t, x की वैल्यू रहेंगी फंक्शन विच विल बी इन टर्म्स ऑफ t, इसलिए मैंने dt बोला था, याद है? इज द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है पार्टिकल का दैट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो कहाँ मूव हो रहा है? स्ट्रेट लाइन पे मूव हो रहा है। देन f dash of t is the rate of change of the displacement with respect to time. Got it? वही बोला मैंने। In other words, f dash of t is the velocity of the particle. f dash of t क्या है? Velocity है पार्टिकल की। The speed of the particle is the absolute value of the velocity, that is f dash of t. सेफर साइड हम ये बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू लो, यानी कि अभी स्पीड है तो यू कैंट से कि गाड़ी मूव हो रही है -20 की स्पीड से, यू कैंट से दैट, राइट? तो इसलिए हम उसको काय में डाल के रखेंगे? मॉड में। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमारा आंसर नेगेटिव आया तो आप बोलेंगे अरे तो गलत हो गया। नेगेटिव का मतलब हम ये अज्यूम करेंगे कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, सो व्हेनेवर दिस साइन विल कम ऑफ नेगेटिव, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप खुद गाड़ी चलाते हो तो आप ये बोलोगे क्या? नहीं, -50 की स्पीड से जा रहा था। नो, यू विल से 50 का स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑफ द पार्टिकल डिनोटेड बाय ए ऑफ टी। ए ऑफ टी से आप उसको क्या करोगे? डिनोट। Thus, the acceleration function is a derivative of the velocity function, and it is therefore the second derivative of the position function s equals to f of t. समझ में आया? एक्सेलरेशन फर्स्ट डेरिवेटिव है वेलोसिटी का और सेकेंड डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का। समझिए। और a इक्वल्स टू dy/dt, और सपोज इसकी वैल्यू हमने कितनी रखी है? d2s/dt स्क्वायर। तो a ऑफ t इक्वल्स टू v डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू s डबल डैश ऑफ t। डिस्प्लेसमेंट दिया रहा, एक बार डिफ्रेंशिएट करिए वेलोसिटी आएगा, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करिए एक्सेलरेशन आएगा, तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा जर्क। समझ में आया? देखो, द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन फंक्शन s इक्वल्स टू f ऑफ t ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, नाउ थर्ड डेरिवेटिव। जो थर्ड डेरिवेटिव है पोजीशन का, x इक्वल्स टू s इक्वल्स टू f ऑफ t का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कैसे मूव होना चाहिए? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब देखिए, एक्सेलरेशन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वेलोसिटी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और डिस्प्लेसमेंट का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। चेक दिस, s triple v double a dash is the derivative of the acceleration function and it is called the jerk, which will denote by small j. ठीक है? So now j is dA by dt, which is d3s by dt cube. Hence the jerk j is the rate of change of acceleration. It is
एप्टली नेम बिकॉज द जर्क मीन्स, आपको समझना जर्क यानी क्या होता है, झटका पड़ता है, राइट, झटका आता है, दचका हो रहा है। बिकॉज अ जर्क मीन्स अ सडन चेंज इन एक्सेलरेशन, थोड़ा सा सडन चेंज एक्सेलरेशन में होता है, विच कॉजेज अ एब्रप्ट मूवमेंट इन अ व्हीकल। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने में आपको एकदम से बीच में कोई पत्थर आ गया, कुछ हो गया, आपको धचका बैठ जाता है, जर्क आ गया, तो एक्सेलरेशन में अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो क्या बनेगा, जर्क। नाउ एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूँ कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को आप एक बार डिफ्रेंशिएट करिए, वेलोसिटी मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए, एक्सेलरेशन मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट को 3 बार डिफ्रेंशिएट करिए, जर्क मिलेगा। वेलोसिटी v से डिनोट होगी, एक्सेलरेशन a से डिनोट होगा और जर्क j से डिनोट होगा। गॉट इट? सो वेलोसिटी निकालते वक्त हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन निकालते वक्त हम वेलोसिटी को एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और जर्क निकालते वक्त हम एक्सेलरेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इधर उधर से हला के इसलिए बता रही हूँ, MCQs में अगर आपको पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अगर आता है तो कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रहना, एक दो चीज़ों में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। MCQs के क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। So these are the 3 concepts. Based on these 3 concepts, we will going to see the problems in our very next class. So तब तक आप ये लिख कर रिवाइज करके रखेंगे एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके?